हेलो एवरीवन। आज हम धातु अधातु मेटल नॉन मेटल चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। और पिछले चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर हमारे 2 या 3 टॉपिक बाकी थे, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद में हम मेटल नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे और MgCl2 का निर्माण पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लोर एल्किल प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। क्लोर एल्किल प्रोसेस में क्या होता है? क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन और एल्किल का मतलब होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक। इसके अंदर हम क्या करेंगे? नमक का पानी लेंगे जिसे हम बोलते हैं ब्राइन विलियन, NaCl प्लस वाटर। NaCl प्लस वाटर ये होता है नमक का पानी, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन विलियन। और अब इसमें हम करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित। जैसे नमक के पानी में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलियन में भी धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि जैसे मान लो ये बीकर लिया मैंने, इस बीकर के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हो गई बैटरी। तो बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, 2 सिरे होते हैं। एक होता है धनात्मक सिरा, जो लंबा किया हुआ वो धनात्मक सिरा है, छोटा बनाया हुआ है वो ऋणात्मक सिरा है। अब धनात्मक सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है उसे हम बोलेंगे एनोड, क्योंकि एनोड पर भी होता है धनावेश। और ऋणात्मक सिरा जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जुड़ा हुआ है उसे बोलेंगे हम कैथोड, कैथोड भी होता है ऋणावेश। और इसके अंदर हमने फिर कर लिया है, ये हो गई हमारा मान लो नमक का विलयन NaCl प्लस वाटर। जल के अंदर नमक मिला दिया। जैसे हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि विलयन में धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि विद्युत की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, नमक और वाटर है ये अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। NaCl टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। H2O टूट जाता है H प्लस और OH माइनस में। और जब ये विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ ये गमन करते हैं, ये आयन है जब विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं तब विलयन में भी क्या उत्पन्न होती है? धारा उत्पन्न होती है। अब होता क्या है यहाँ पे, जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं और विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं तो विलयन में धारा प्रवाहित होती है और विपरीत आयन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? संयोजित हो जाते हैं। जैसे Na प्लस है ये OH माइनस से जुड़ जाता है तो बन जाता है NaOH। H प्लस है ये Cl माइनस से जुड़ जाता है, बना लेता है HCl। फिर ये जो HCl बना है ये HCl पुनः वियोजित होकर के हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस में टूट जाता है। अब H2 और Cl2 है, इसका मतलब हमें HCl के 2 मोल लेने पड़ेंगे। और जैसे ही HCl बनता है और विद्युत धारा के कारण क्या हो जाता है, विद्युत के कारण ये वापस से हाइड्रोजन व क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। तो यहाँ पे भी कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब इसको हम जब संतुलित करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 मोल NaOH होंगे। तो यहाँ पे हम जैसे 2 मोल NaOH लेंगे तो हाइड्रोजन हो गए, पहले तो 2 थे, फिर 2 ये 4, तो इधर 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 4। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो सोडियम 2, इधर 2 लगा लो, तो सोडियम 2 क्लोरीन 2, सोडियम 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। क्योंकि जैसे सोडियम या ऑक्सीजन को हम इक्वल करेंगे तो NaOH के आगे 2 लगाएंगे तो सोडियम भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, इधर भी सोडियम 2 और ऑक्सीजन भी 2। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, एक तो बन रही है क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन से बन गया क्लोरो। और NaOH होता है प्रबल क्षारक, तो इसका हो गया एल्किल मतलब क्षारक। इसलिए इसे हम बोलते हैं क्लोड क्षार अभिक्रिया, क्लोड क्षार प्रोसेस प्रक्रिया। और इंग्लिश में क्लोर और क्षारक को बोलते हैं एल्किल। तो क्लोर एल्किल प्रोसेस हो गई है। इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैथोड है, तो कैथोड के अंदर हमने बात की थी कि C का मतलब कैथोड, A का मतलब नेगेटिव, एब्सेंट से याद रखना नेगेटिव साइन। फिर T से कुछ नहीं है, H और O, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि कैथोड पे नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन गैस होती है, और जो एनोड होगा उस पर सेंस जो गैस होगी वो बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है? दूसरी क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब एनोड पर कौन सी गैस होगी? तो एनोड पर होगी क्लोरीन। तो एनोड पर साइन होता है, यहाँ पे नेगेटिव है कैथोड पर, तो इस पर हो जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, डिपेंड करेगा कि ये बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ता है उस पर पॉजिटिव साइन होता है, जिससे हम बोलते हैं एनोड। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है उस पर होता है कैथोड। लिखा हुआ यहाँ पे, ये हो गया NaOH सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है ना NaOH वाला, ये बनता है कैथोड की ओर, कैथोड की तरफ बनता है NaOH सॉल्यूशन। अब क्लोराइड की प्रोसेस में है ना, जब सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन जिसे हम बोलते हैं ब्राइन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये वियोजित हो जाते हैं, मतलब आयनों में टूटते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है।
इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन है, जिसके लिए क्लोर, और जो क्षार बनता है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि 2NaCl प्लस 2H2 इज इक्वल टू 2NaOH H2 प्लस Cl2। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई 2NaCl थे तो NaCl के 2 मोल, वाटर के 2 मॉलिक्यूल थे HOH HOH। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयनों में वियोजित होंगे। तो ये मान लो कि दो तो अन्य यहाँ से, दो OH यहाँ से, तो बन गए 2NaOH, दो हाइड्रोजन ये हो गई H2, दो क्लोरीन ये हो गए Cl2। ऐसे याद कर लो। ये बन गया बेस क्षारक, ये हो गया Cl क्लोरीन, इसको बोलते हैं कि क्लोर, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया। कार्य विधि देखो, इस प्रक्रिया में एक विद्युत अपघट्य सेल का उपयोग किया जाता है। सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड होते हैं। एनोड जिसे हम बोलते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड, जिस पे क्लोरीन गैस मुक्त होती है। कैथोड को बोलते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, जिस पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और कैथोड के पास ही हमें अन्य OH का निर्माण देखने को मिलता है। अब हम इसका यूज़ करते हैं, जो भी इसमें प्रोडक्ट बने हैं, जैसे कि अन्य OH बना है, हाइड्रोजन बनी है, Cl2 बनी है, तो इनका यूज़ कहाँ पे होता है। हाइड्रोजन गैस का यूज़ है वो ईंधन के रूप में होता है। जो रॉकेट होती है तो रॉकेट का जो ईंधन होता है उसमें भी हाइड्रोजन गैस यूज होती है। दूसरा, खाद के लिए अमोनिया बनाने में भी यूज होता है। और वैसे अमोनिया निर्माण की एक विधि है जिसका नाम है हेबर विधि। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपस में अभिक्रिया करा करके अमोनिया बना जाता है। अब जब इसको संतुलित करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल और यहाँ पे 3 मोल है, तो इधर के 3 को इधर लगा दो और इसके 2 है उसको इधर लगा दो, तो हाइड्रोजन हो गई 6। अब नाइट्रोजन को इक्वल करना है तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी 2, तो ये पहले से इक्वल है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब दोनों दिशाओं में चलती है। अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से वापस अभिकारक बनता है। तो इस अभिक्रिया में अमोनिया का निर्माण हाइड्रोजन के संयोग से जुड़ने से हुआ है, इसलिए अमोनिया बनाने में भी इसका यूज होता है हाइड्रोजन का। क्लोरीन का यूज है ना जल की स्वच्छता के लिए, मतलब पानी को साफ करने के लिए इसका यूज होता है। स्विमिंग पूलों में भी इसको काम में लेते हैं। होता क्या है कि स्विमिंग पूलों के अंदर है ना बहुत सारे जीवाणु, क्योंकि जब अलग अलग व्यक्ति इसके अंदर नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है कि बहुत प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन बैक्टीरियाओं को, इन कीटाणुओं को समाप्त करने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। PVC CFC, तो PVC का पूरा नाम है पॉली वाइनिल क्लोराइड, तो इसके अंदर भी क्लोरीन आ रहा है। और CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें भी क्लोरीन आ रहा है। तो PVC जो होता है ना, वायर जो होते हैं, वायर के ऊपर एक रबड़ की लेयर चढ़ी होती है, अलग अलग कलर की, ब्लैक, रेड, ग्रीन। ये जो रबड़ की लेयर होती है ना तार के ऊपर, वायर के ऊपर जो रबड़ का कवर चढ़ा होता है उसे बोलते हैं PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस है ये ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की जो परत है, उसको क्या करती है, डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज साबुन निर्माण में या अपमार्जक निर्माण में होता है, क्योंकि साबुन की जो प्रकृति है वो सारी होती है, तो उसमें अन्य और सार मिला होता है। धातुओं से ग्रीस हटाने के अंदर भी इसका यूज होता है। कागज बनाने में कृत्रिम जो फाइबर होते हैं उसके निर्माण में इसका उपयोग होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। देखो भाई, बेकिंग जो सोडा होता है इसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। खाना बनाने में इसका यूज होता है, तो खाने का सोडा। अब बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका हम फॉर्मूला बनाए तो सोडियम को बोलेंगे हम Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3। इसकी वैलेंसी होती है +1, इसकी होती है -1। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो बन गया Na फर्स्ट HCO3 भी फर्स्ट, तो NaHCO3, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र।
बेकिंग सोडे का निर्माण कैसे होता है कि जब हम NaCl और वाटर मतलब नमक का पानी लेते हैं, साथ में CO2 और अमोनिया गैस लेते हैं। जब इन चारों को आपस में संयुक्त किया जाता है, जोड़ा जाता है, तब जाकर के NaHCO3 बनता है, बेकिंग सोडा प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसको ऐसे याद रखो आप कि एक तरफ तो लिख लो NaCl, ठीक है। कुछ इस प्रकार लिख लो कि Na इधर कर दो, Cl इधर कर दो। उसके बाद में इधर OH कर दो, इधर H कर दो। ये हो गया H2। CO2 है, एक तरफ CO2 लिख दो। अमोनिया है तो एक तरफ अमोनिया लिख दो। इस ऑर्डर में अरेंज कर दो इनको। अब एक तरफ वाले जितने भी है ना, उन सबको जोड़ो आप। तो NaHCO3 ऑक्सीजन पूरे हो गए 3, तो NaHCO3 बन गया। इधर वालों को जोड़ दो, क्या बनता है देखिए, NH4Cl। तो इससे क्या आप अभिक्रिया भी याद हो जाएगी। तो NaCl वाटर CO2 अमोनिया, ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, ये बन गया बेकिंग सोडा, जिसे बोलते हैं खाने का सोडा। इसके कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये एक दुर्बल संसारक क्षारीय लवण है। हमने भी एक टॉपिक भी पढ़ा था, वहाँ पे बात की थी कि मधुमक्खी के काटने से मेथेनोइक अम्ल त्वचा में चला जाता है, तो बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो ये दुर्बल संसारक होता है। गर्म करने पर, खाना बनाते समय गर्म करने पर ये अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। खाना के जैसे हम घर के अंदर क्या करते हैं, तो सोडा मिलाते हैं ना आटे को मुलायम करने के लिए, या फिर जो पूड़ी होती है उसको फुलावट के लिए, तो उसमें क्या होता है, जब इस सोडे को मिलाते हैं उसको गर्म करते हैं, तब ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, जिसके कारण ये तो पूड़ियों में फुलावट आती है और जो आटा होता है वो भी मुलायम होता है। रसोई घर में पकौड़ों को कुरकुरा बनाने और केक, पाव रोटी को फुलाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। एंटी एसिड के रूप में, एंटासिड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल, तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी इसे औषधि के रूप में काम में लेते हैं बेकिंग सोडे का। अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक आग बुझाने में, क्योंकि बेकिंग सोडे से हमें पता है कि CO2 गैस बनती है, और CO2 जो होती है ये होती है आग बुझाने वाली गैस, इसलिए इसको हम अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनमें भी यूज में लेते हैं। अब आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, जब हम चूने के पानी में क्लोर एल्किल प्रोसेस से बने क्लोरीन को गुजारते हैं, किसे, चूने के पानी में, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसमें से क्लोरीन गैस गुजारते हैं तब बनता है कैल्शियम का कंपाउंड, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर से, प्लस क्लोरीन। अब क्या हुआ कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन आपस में जुड़ करके बना लिया CaOCl2, और ये जो वाटर है ये बाहर रिलीज हो गया। इसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और जिसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, याद रखना आप। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है CaCl2, शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर बनता है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योगों में होता है, कलर को रिमूव करने के लिए, कागज उद्योगों में होता है, लकड़ी की मज्जा की विरंजक के लिए, पेयजल का शुद्धिकरण, जहाँ पर भी क्लोरीन होगी वहाँ पे वो रोगाणु मुक्त करने के लिए, कीटाणुओं को नष्ट करने के अंदर काम में लिया होगा, तो पेयजल के शुद्धिकरण में होता है। रासायनिक जो उद्योग हैं वहाँ पे इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों का करे ऑक्सीकरण और स्वयं का करे अपचयन, मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद ऐसे रखना है कि एजेंट जो होते हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं, तो इसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये एजेंट दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो स्वयं का क्या करेगा, अपचयन करेगा। तो देखो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया।
अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब हम इसमें करेंगे आगे बात अब धातु व अधातु की। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अब धातु व अधातु। सबसे पहले थोड़ी बहुत धातुओं की गुण के बारे में बात करेंगे, फिर अधातुओं के बारे में बात करेंगे, पहचान कैसे होती है धातुओं की और अधातुओं की। तो इस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का मतलब हो गया धातुएं, और धातुएं जो होती है उन पे धनावेश उत्पन्न होता है, क्योंकि धातुओं का गुण होता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का दान करती है। यदि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है इसका मतलब है कि वो धातु है। याद ऐसे रखना कि ध से धातु, ध से धनावेश और ध से धनी, क्योंकि जो भी धातुएं धनावेश उत्पन्न करेगी वो धनी होगी, क्योंकि जो चीज़ धनी होती है वही क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। और जो अधातुएं होती है ये ऋणावेशित होती है, मतलब इन पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। अधातुओं पर ऋणावेश उत्पन्न होता है क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है। आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, 118 तत्व है, जिसमें से धातुएं की संख्या है, धातुओं की संख्या है 91, अधातुएं हैं 22, उपधातुएं हैं 5। कितने हो गए टोटल, 8, और ये हो गए 11, 118 हो गए। उपधातुएं 5 होती है, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके अलावा एंटीमनी, टेलुरियम, ये 5 उपधातुएं होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, तो ये 5 उपधातुएं हैं। उसके अलावा 22 होती है अधातुएं और 91 होती है धातुएं। तो उपधातुओं के तो नाम 5 से याद हो गए, और बोर्ड में पूछे जाते हैं कि 2 उपधातुओं के नाम लिखो, और लेकिन धातुओं और अधातुओं की संख्या याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अब 91 धातुएं कैसे याद रही। तो इसलिए क्या करना है, आपको इतना चेक करना है कि धातुएं कौन सी होगी जो इलेक्ट्रॉन का दान करे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का दान करती हो, जिस पर धनावेश उत्पन्न हो, वो होती है धातु। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उन पर उत्पन्न होगा ऋणावेश, उन्हें हम बोलेंगे अधातु। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने या इलेक्ट्रॉन गेन करने के आधार पर हम उसको अलग अलग कर सकते हैं कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। तो उपधातु 5 है जो आप याद कर सकते हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। बोर्ड में पूछा जाता है कि 2 उपधातुओं के नाम लिखिए, तो ज़्यादातर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम याद रखोगे। और बोरोन है ना, वो एक अधातु है, उपधातु नहीं है। कुछ जगह लिखा होता है कि बोरोन एक उपधातु है, बोरोन एक अधातु है, ध्यान दे लेना आप। सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ट उदाहरण रहेंगे, याद कर लेना। 2 उपधातुओं के नाम पूछे जाते हैं बोर्ड में। अब हम देखेंगे कि जो धातुएं हैं ये धनावेश उत्पन्न करती है। क्यों करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करती है, दान करती है। और अधातुएं जो होती है उन पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, क्योंकि अधातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। 2 परमाणु के मध्य जो इलेक्ट्रॉन का ये लेन देन है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब उनके मध्य क्या होता है, बंध का निर्माण होता है। अब हमें यह समझना है कि धनावेश कैसे उत्पन्न हुआ, ऋणावेश कैसे उत्पन्न हुआ। किसी परमाणु पर प्लस का 1 होता है, किसी पे प्लस का 2 होता है, किसी पे माइनस का 1 होता है, किसी पे माइनस का 2 होता है। तो वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो ये 9th क्लास का टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, इसमें क्या होता है कि 4 प्रकार के कक्षक होते हैं परमाणु के अंदर, के, एल, एम और एन। के कक्षा के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल के अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और एन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और कोई भी परमाणु है, चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो, वो अपना बाह्यतम कोश जो है, अंतिम जो कोश है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, उस कोश को क्या करना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं। और अंतिम कोश को पूर्ण करके ये अक्रिय गैस विन्यास
या नोबल गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। अक्रिय गैसें वो होती है जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करती है, मतलब जो किसी के परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जो स्थायी होती है, जिनका आउटर ऑर्बिट या बाह्यतम कोश है वो पूर्ण होता है। तो सभी परमाणु, चाहे वो धातु है या धातु है, वो बाह्यतम कोश पूर्ण करके अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन करती है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन बनाता है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने उस पर धनावेश रखते हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों कर रहा है सोडियम, और सोडियम धनायन क्यों बनाता है? क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है K2L8M1। क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। तो के में तो 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, और अब 8 तो 10 हो गए, तो एक बचा वो हो गया अम के अंदर, ये हो गया बाह्यतम कोशम। अब क्या होता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं। इसलिए क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके धनावेश बना लेता है। अब इस सोडियम के पास है ना, बाह्यतम जो कोश है वो अल हो गया, और बाह्यतम कोश है अल। अब इसके पास हो गया 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका होता है 28। तो 28 मतलब 10 नंबर पे आता है नियोन। तो सोडियम धनायन बना करके नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है और इस तत्व पे प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस बनाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287, ये क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। तो के में यदि तुम 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, अल में 8 बढ़ने, और अम के अंदर 7, तो 8 2 10 और 7 17। अब इसको है ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके K2L8 और अम8 बना लेता है, जिससे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूर्ण हो जाता है। और Cl माइनस का ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। माइनस का मतलब है कि एक माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो ये हो गया 288। 18 नंबर पे आता है आर्गन। आर्गन भी एक अकेली गैस है। इस प्रकार सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियोन का विन्यास प्राप्त करके स्थिति प्राप्त कर लेता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन का विन्यास प्राप्त करके अकेले गैस विन्यास प्राप्त करके इस तत्व प्राप्त कर लेता है। तो किसी भी परमाणु के मध्य जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है वो केवल और केवल नोबल गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए होता है, ताकि परमाणु स्थिति प्राप्त कर ले। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लेन देन से जो बंध बनता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, बंध वैसे तो 3 होते हैं। एक होता है आयनिक बंध, जो इस चैप्टर में पढ़ना। एक होता है सहसंयोजक बंध, और एक होता है धात्विक बंध। मेन हमें इन दो को डिस्कस करना है। देखो, आयनिक जो बंध होता है, काफी बार क्या है कि एमसीक्यू के अंदर है ना 4 ऑप्शन दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें से कौन सा आयनिक है, कौन सा सहसंयोजक है। तो देखो, आयनिक बंध तो आयनों के मध्य बनेगा। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। जो धनायन होते हैं, और एक होता है ऋणायन। तो धनायन हमें पता है कि धनावेश है वो धातुओं पे उत्पन्न होता है, और जो ऋणायन मतलब जो ऋणावेश है वो अधातुओं पे उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब है कि आयनिक बंध धनायन और ऋणायन के मध्य बनेगा। इसका मतलब धनायन होते हैं धातुएं और ऋणायन बनाती है अधातुएं। तो आयनिक बंध धातु व अधातु के मध्य बनता है। कैसे बनेगा कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेश उत्पन्न करेगी, अधातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऋणावेश बनाती है, और धनावेश और ऋणावेश में विपरीत आवेश होने के कारण इनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है, और आकर्षण बल के कारण ये क्या कर लेते हैं, बंध का निर्माण कर लेते हैं, आपस में आकर के संयुक्त हो जाते हैं। अब आता है सहसंयोजक बंध।
सहसंयोजक बंध का निर्माण है वो अधातुओं और अधातुओं के मध्य होता है। दो अधातुएं साथ में आकर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाती है। साझेदारी का मतलब है कि एक परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए दे जाते हैं तो उतने ही बी परमाणु द्वारा भी उतने ही इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए दिए जाते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन स्वयं के इलेक्ट्रॉन को बंध बनाने में देखकर साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो अधातुओं के मध्य बनने वाला बंध होता है सहसंयोजक बंध। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। और पूर्णतः इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या पूर्णतः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण बल से बनने वाला बंध होता है आयनिक बंध। तीसरा होता है धात्विक बंध। तो धातु व धातु के मध्य दो धातुओं के मध्य बनने वाला जो बंध है वो होता है धात्विक बंध। जैसे आपको कह दें कि NaCl कौन सा यौगिक है, तो NaCl हमें पता है कि ये होता है आयनिक यौगिक, क्योंकि जो भी आयनिक यौगिक होगा वो जल में डालने पर आयनों में विभाजित होगा। और हमें पता है कि अन्य यहाँ पे धातु है तो Na प्लस बनाती है, Cl यहाँ पे धातु है तो Cl माइनस बनाती है। तो आयनों के मध्य बनता है आयनिक बंध और जो यौगिक होगा उसको बोल देंगे आयनिक यौगिक। अब पूछा जाता है काफी बार कि MgCl2 का निर्माण कैसे होता है। तो देखो, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, ये उदासीन परमाणु है। तो मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे, परमाणु क्रमांक भी इसका क्या है 12 है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, अल में 8 इलेक्ट्रॉन और अम के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि भाई या तो ये अपना बाह्यतम कोष को करेगा पूरा का पूरा खाली कर देगा, जीरो कर देगा, या फिर ये कर देगा 8। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये जाए पीछे इलेक्ट्रॉन दान करके, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये जाएगा 8 पे। तो परमाणु है ना वो जो नियरेस्ट होता है नज़दीक पड़ता है, तो यदि 2 है तो 2 के नज़दीक 0 है। 8 के लिए उसको 1 2 3 4 5 5 स्टेप 6 स्टेप चलना पड़ेगा तब जाकर के वो 8 पे पहुंचेगा। इसका मतलब है कि एक परमाणु को कितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने उसका आकलन है ना उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। तो इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए नज़दीक इसका होगा 0। इसके लिए क्या करेगा 2 स्टेप पीछे आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा दान करेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये बना लेगा मैग्नीशियम +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अम ऑर्बिट को कर लेगा रिक्त, तो के में 2 और अल में 8। 2 8 का मतलब हो गया 10 और 10 नंबर पर आता है नियोन। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम +2 है वो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके इस तत्व पे गेन कर लेता है। अब Cl जो है क्लोरीन, ये आता है 17 नंबर पे। इसके परमाणु क्रमांक 17 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे क्योंकि ये उदासीन परमाणु है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो के में 2 एल में 8 और अम के अंदर 7। अब आप वापस देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 7, तब इसके नज़दीक होगा 8, इसलिए क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इस तत्व को प्राप्त करने के लिए। तो जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर माइनस का 1, तो के में 2 एल में 8 और अम के अंदर भी 8, हो गए कितने 18। 18 नंबर पर आता है आर्गन। तो ये आर्गन का विन्यास प्राप्त करके इस तत्व को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार Cl- के अंदर हो गए पूरे 18 इलेक्ट्रॉन और Mg+2 के अंदर हो गए कितने 10 इलेक्ट्रॉन। अब इनमें बंध कैसे बनता है कि किसी भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो उसको हम डॉट के रूप में या स्टार के रूप में या क्रॉस के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन है उसको हमने प्रदर्शित कर दिया डॉट के रूप में, और मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है
तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है, इसलिए तो इसके ऊपर प्लस का 2 है। और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, तो क्लोरीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में डॉट नहीं लगाना। यदि दोनों परमाणु सेम है तब सेम ही साइन होना चाहिए। अब एक मैग्नीशियम है दूसरा क्लोरीन है, तो सेम साइन नहीं लेकर के एक का साइन ले लो क्रॉस का, इसका साइन ले लो क्रॉस का। ये ले लिया क्रॉस। बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 क्रॉस बना दी। इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए 7 डॉट बना दी। अब मैग्नीशियम एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और यहाँ पे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक मैग्नीशियम के साथ में 2 क्लोरीन यूज में लेंगे। एक मैग्नीशियम के साथ में 2 क्लोरीन काम में लेंगे। अब मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर भी 7 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष हो गया रिक्त। तो मैग्नीशियम नियोन बना करके स्टेबल हो गया, और क्लोरीन है जो आर्गन बना करके। इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई ऐसी कि मैग्नीशियम के ऊपर आ गया प्लस के 2, और क्लोरीन हो गया 7, तो खुद के इलेक्ट्रॉन हो गए स्वयं के। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया क्रॉस वाला मैग्नीशियम का। अब क्लोरीन थे कितनी बार, एक क्लोरीन पर माइनस का 1 होता है। टोटल क्लोरीन लिए कितने थे हमने, 2, तो बार लगा दिए 2, बन गया MgCl2। इस प्रकार है ना मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ऐसे एल्यूमिनियम में होता है। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक एल्यूमिनियम एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसलिए हमें 3 क्लोरीन की जरूरत होगी। अब ये एल्यूमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इन सब का भी बाह्यतम कोष कंप्लीट हो जाएगा। ये आर्गन विन्यास प्राप्त कर लेंगे। और एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, और बना लेगा AlCl3। क्योंकि एल्यूमिनियम फिर होता है प्लस का 3, और जो Cl है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के खुद गए, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास एल्यूमिनियम का। एक पर आता है माइनस का 1, टोटल क्लोरीन है कितने, 3, तो बन गए AlCl3। कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी होगी प्लस की 3। क्लोरीन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसके लिए वैलेंसी होगी माइनस की 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसका फॉर्मूला बन गया AlCl3। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन डॉट की मदद से या वैलेंसी के आधार पर रासायनिक सूत्र का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से आपको पता चल ही गया है कि AlCl3 या MgCl2 बनता कैसे। देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन के स्थान से बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आयनिक बंध का निर्माण को दर्शाती है। मैग्नीशियम धातु है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अधातु को दान करता है। तो हमने पहले भी बात की है कि जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बंध है, ये धातु और अधातु के मध्य बनता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ क्योंकि धातु ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और अधातु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जिसके कारण धातु पर धनावेश और अधातु पर ऋणावेश के कारण आयनिक बंध का निर्माण हुआ। परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक स्थिति क्या है कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 282, मतलब के में 2, एल में 8 और अम के अंदर 2। इसके बाहरी कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण।
कि भाई मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए 2 क्लोरीन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम के पास 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लोरीन परमाणु को केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए मैग्नीशियम परमाणु 2 क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ता है। एक मैग्नीशियम 2 के साथ जुड़ेगा। मैग्नीशियम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन परमाणु को दे देता है और पहला इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन परमाणु को दे देता है। अंतिम संरचना, इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद मैग्नीशियम +2 आयन बना लेता है, धनावेशित आयन, और 2 क्लोरीन परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- आयन बना लेते हैं, ऋणावेशित या फिर ऋणात्मक आवेश। मुख्य बिंदु के अंदर हम देखेंगे कि मैग्नीशियम के पास जब कोई बाहरी बिंदु नहीं बचता, क्योंकि उसमें दान किए गए हैं, प्रत्येक क्लोरीन के चारों ओर 8 बिंदु होते हैं, जिसमें 7 स्वयं के होते हैं और 1 मैग्नीशियम से प्राप्त होता है। इसके विपरीत आवेश आयनों के बीच प्रबल स्थिर विद्युत बल काम करता है, जिससे MgCl2 बनता है। जैसे कि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में थे 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक मैग्नीशियम है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ गया, लेकिन अब दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए दूसरे क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने दे दिया इस क्लोरीन को। इस प्रकार मैग्नीशियम है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन दे देता है और मैग्नीशियम का बाहरी बिंदु नहीं बचता है, क्योंकि पूरी की पूरी दान कर ली है, जिससे मैग्नीशियम के पास आ जाता है +2। और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 डॉट होते हैं, जिसमें से 7 जो क्रॉस बनाए हुए हैं वो तो क्लोरीन के पास थे और एक जो डॉट है वो मैग्नीशियम से लिया, तो 7 तो खुद के पास थे और एक मैग्नीशियम से लिया। इस प्रकार एक क्लोरीन पर माइनस का बनाता है। टोटल मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन के साथ में इलेक्ट्रॉन साझा किया, इसलिए Cl2, तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रकार हमसे Cl2 का निर्माण होता है। इस क्लास में हमने जान लिया है कि आयनिक बंध कैसे बनते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।